हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने मन को टटोल रहे होंगे। अपने मन से बातें करना शुरू कर दिया होगा आपने। जस्टिस पर बात शुरू करने से पहले मैं 2 लाइनें गाना चाहूँगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसे ही चलता रहेगा, जद्दोजहद करते ही रहेंगे। क्यों ना इसमें कुछ प्यार भर दिया जाए, क्यों ना इसमें कुछ पॉजिटिविटी भर दी जाए, है ना। मैं आपको बोलती हूँ डायरी लिखने के लिए। डायरी इसलिए लिखते हैं कि आप उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड कर सकें जो आपको मिली है। आपका निशाना कहाँ है जो आपको नहीं मिला। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि गहरे गहरे दर्द होते हैं हमारी लाइफ जब फुलफिल नहीं होती। मैं मानती हूँ, आई एग्री, आई टोटली एग्री, आई कैन फील इट, है ना। लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए रोने के बजाय उसे कैसे पाना है उस पर काम किया जाए, है ना। ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा भी होगा और ज़रूरी भी यही है। एक्चुअली में हमें ध्यान ही यही देना है कि किस तरीके से हमें ग्रैटिट्यूड की तरफ जाना है, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे कैसे जस्टिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ में हम अट्रैक्शन ऑफ जस्टिस भी कर सकते हैं। सीरियसली, अट्रैक्शन ऑफ जस्टिस भी कर सकते हैं हम इस तरीके से कि अगर हम अपने मन में झांकेंगे, अपने मन में झांकने पे हम ये पाते हैं कि हम परमात्मा का बच्चा है। ठीक है, अगर हम बच्चे बन जाते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझते, तो हम बहुत 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 इनोसेंस के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं परमात्मा से। तो परमात्मा हमारी टेक केयर करता है, हमें गाइड करता है, पूरी तरह से गाइड करता है परमात्मा, और प्रोटेक्शन हमेशा देता है। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, जब कभी ना कभी पढ़ते होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपकी बैकग्राउंड पढ़ाई की कुछ ना कुछ तो होगी। अगर नहीं भी होगी तो भी आपको मालूम है कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो हम कितने डिसिप्लिन में होते हैं। हमारे को डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, है ना। जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो डिसिप्लिन को आज हम अगर फॉलो करना छोड़ चुके हैं तो हमको कुछ लॉसेस मिल रहे हैं। जब हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे आज दोबारा से, तो हमारी एबंडेंस हमारे पास वापस आ जाएगी। एबंडेंस क्या होती है असल में? जैसे एक छोटा बेबी होता है ना, उसको हवा में उछालता है कोई, तो वो नीचे आने से पहले ही इस टेंशन से फ्री रहता है कि मुझे कुछ होगा। उसे पता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे जो इसने उठाया है उसे उस पर कॉन्फिडेंस होता है। उसे पता है कि उसके पास इतना राइट नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से हवा में जाए या ना जाए। लेकिन अगर कोई उसे लेके जा रहा है तो वो सेफ हैंड में है। तो आप एक बच्चे बन जाते हैं। एक मैं 9th क्लास की एक बात बताती हूँ। हमने इंग्लिश में पढ़ा था एक चैप्टर। उसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ ट्रेन की वेट करते हैं, तो अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन आज अभी से 4 घंटे बाद आएगी। ओह माय गॉड, 4 घंटे बाद! हमें तो मैरिज पे जाना था। अब हमारे पहुंचने पे जो जो चीज़ें हमने करनी है वो कैसे करेंगे, हम कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पर कितना किराया हमें भरना पड़ेगा, कितना सफ़र करना पड़ेगा, आने के टाइम पे हम कितना टाइम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें। अब हमें पता है कि हम जो हो चुका है उसका प्रोसीजर कुछ नहीं। या तो आप ठंडा दिमाग करके ये सोचो कि यहाँ से अब किसी और सोर्स को आप अप्लाई करके आप यहाँ से निकल के कहीं जा सकते हो, या आप सोचो कि अब यहीं पर बैठ के इसी टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते। क्योंकि जो चीज़ नहीं हो सकती उसके लिए आप टेंशन ले रहे हो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन साथ में आपके 2 बच्चे हैं, उनको भी ये पता चला कि अब 4 घंटे हमें यहीं रहना है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बैग्स के ऊपर सिर रखकर कभी लेट रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी गेम्स चेंज कर रहे हैं, कभी
उठा पटक कर रहे हैं, कभी खाने पीने की तरफ दौड़ रहे हैं, कभी जो रास्ते में खाना था उसे खाना शुरू कर दिया, कभी नई चीज़ों की शॉपिंग करना शुरू कर दिया, कभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या क्या प्लानिंग करनी है वो सारी बातें हो रही हैं। तो वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने आप को, पूरी तरह से यूटिलाइज़। तो आप बताइए स्मार्ट कौन हो, बच्चे या बड़े? बच्चे ना, क्योंकि उनको नहीं पता कि टेंशन क्या होता है, उनको नहीं पता। टेंशन सिर्फ बड़ों को पता होता, तो आप बच्चे क्यों नहीं बन जाते? मैं जब छोटी थी ना, तब से बोलती हूँ कि मैं जब 80 साल की होंगी ना, तब भी मैं ऐसे ही रहूँगी। ऐसे ही मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ी नहीं होंगी, दिल से बच्ची, काम करो पूरा डेडिकेशन से। बच्ची तो मैं छोटी थी तब भी डेडिकेशन से करती थी। तो क्या था ऐसा जो अब नहीं करना? टेंशन अब लेनी है, तब नहीं लेनी थी, तो अब भी क्यों ले आऊँ? टेंशन लेके मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ करने से काम बनेगा, कुछ ना करने से काम नहीं बनेगा। और अगर कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए बचपने को यूटिलाइज़ करना है। अब जैसे आपको मालूम है कि हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। आपको पता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास ये अथॉरिटी आ जाएगी, हम ये काम करेंगे। जब हम जवान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमारे पास अथॉरिटी है नहीं है, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये हमें समझते नहीं हैं। और जब बुज़ुर्ग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, इनको कौन समझाएगा, ये हमारी बात समझते नहीं हैं। सब जगह प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। तो सब जगह की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसमें पॉजिटिव ढूंढना। जब बचपन होता है तो हमारे पास मौज मस्ती करने का फुल पीरियड होता है, मतलब पूरा टाइम हम इंजॉय कर सकते हैं। पढ़ाई के बर्डन को बर्डन ना समझ के हम बड़े हैं, हम बच्चों को समझा सकते हैं, हम उनका माइंडसेट ऐसा रख सकते हैं कि वो पढ़ाई को बोझ ना समझें। हम उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उनके खाने को डिज़ाइनर रूप देकर उसे ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा खुद कहे कि मुझे ये चीज़ खानी है। जो चीज़ कहीं पर जैसे घिया, करेला, तोरी, टिंडे, ये सब चीज़ें बच्चे नहीं खाते, आप उसको ऐसा बना कर दो, ऐसा तड़का लगा के दो कि वो जो चीज़ नहीं खाते वो भी खाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, पाव भाजी खाते हैं बच्चे बड़ा खुश होके। पाव भाजी में क्या क्या होता है आपको मालूम है ना? बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि पाव भाजी में वो सब चीज़ें होती हैं जो चीज़ बच्चे नहीं खाते, घिया, तोरी जैसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो कैसे ग्राइंड करा होता है, तड़का अच्छा लगा होता है, मसाले बढ़िया डाले होते हैं, टेस्टी फ्लेवर वाले डाले होते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्ज़ी को अच्छा बना सकते हैं अपने टैलेंट से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपको ज़िंदगी को भी इसी तरीके से समझना है कि जब आप बच्चे होते हो तो आपके पास जो अच्छाई होती है आप उसको अपने पास रख सकते हो। आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप यंग हो गए हो या हो गए हो, तो आपको क्या करना है, जो बचपन की जो खूबी है ना उसको साथ में कैरी करके चलना है, ठीक है। अब जब आप यंग हो गए हो तो आपको जो बचपन का कैरी करा हुआ है उसको ओल्ड एज तक लेके जाना है। आप ओल्ड एज में आ गए तो आपको आपके पास अथॉरिटी जहाँ यंग एज में डबल हो गई थी, ओल्ड एज में ट्रिपल हो जाएगी। कैसे? कि आप जब यंग एज में थे तो आपके पास बचपना भी था, जवानी भी थी। जब आप ओल्ड एज में आ जाते हो तो आपको बचपना भी होना चाहिए और जवानी भी होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जब ओल्ड एज आ जाती है तो आपके पास जवानी वाले जोश होने चाहिए, जो जवानी वाले एक्सपीरियंसेस होने चाहिए और बचपन वाली मौज होनी चाहिए। ये आपको हमेशा कैरी करके चलना है। मतलब ये कि बच्चा तो बेचारा बच्चा ही होता है, जवान तो बच्चा और जवान होता है, और बुज़ुर्ग बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बुज़ुर्ग भी होता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, उनके पास जोश होता है, जोश हो सकता है अगर वो चाहे तो। मैं यहाँ से एनर्जी लेती हूँ कि गुरु अमरदास जी थे हमारे, गुरु अंगद देव जी के लिए वो एक गागर में पानी भर के उनको स्नान कराने के लिए लेके जाते थे। तो इंस्पिरेशनल बात है ये कि जब वो 93 ईयर्स की एज में किसी अपने से छोटी एज के
बंदे के लिए, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट करते थे, गुरु साहब थे वो, तो उनके लिए सेवा करने जाते थे अपने भक्ति भाव की वजह से। तो उनका जो भक्ति भाव था ना, तो वो उनको बताता था कि मुझे क्या करना है, उनको डेडिकेशन वाली फीलिंग देता था। तो उनको ये समझ नहीं था कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि मुझे ये काम करना है। उनको अपनी बुजुर्गियत से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, सब पता होता है, सब पता होता है, अवेयर होते हैं। हाँ, हर कोई अपनी एज से अवेयर होता है, लेकिन वो मान कर क्या चल रहा है वो मैटर करता है। वो मान कर क्या चल रहा है वो मैटर करता है। हमसे छोटे भी हमसे स्मार्ट हो सकते हैं, अगर हम मान कर चलें तो हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। बच्चों से भी हम टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम उनको उतना उस्ताद अंदर अंदर मान लेंगे तो हम उनसे अंदर अंदर बहुत कुछ सीखते हैं ना। तो बाहर बाहर भी अगर मान लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हम बल्कि उनकी नज़र में और रिस्पेक्टेबल हो जाएंगे। ये फैक्ट है। अच्छा, तो अब बात आनी थी जस्टिस पे। जस्टिस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, अपने आप को झांक कर देखना कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं मेरे पास जो नहीं है वो क्यों नहीं है। तो जो नहीं है उस तक पहुँचने के लिए आपको करना क्या है कि अपने आप को बच्चा बना लेना। ठीक है, बच्चे को स्कूल में जाता है, उसको टाइम टेबल से चलाया जाता है, आपको टाइम टेबल से चलाना है। टाइम टेबल में आपको क्या चीज़ें करनी, पहले मैंने आपको बताया था कि हॉबी चार्ट बनाना है। हॉबी चार्ट में आप अपने से पूछो कि आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते थे, और आप ऐसी क्या काम कर सकते हो जो आपने पहले नहीं करे लेकिन छूट गए थे आपसे और आप कर सकते हो, आप उनको करो। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप उन उन चीज़ों में से ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसमें से आप मनी भी ऑब्टेन कर सको, यानी कि आप पैसे भी कमा सको और अपना शौक भी पूरा कर सको। ऐसा कुछ करो ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि अपने ऊपर सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव क्या करना है कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने हैं। चेंजेस आई लाइक मोस्ट। हमेशा ग्राउंड अपना सेम रहना चाहिए, फाउंडेशन आपकी वही होनी चाहिए, लेकिन चेंजेस आप में आते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप से बोर ना हो, लोग आपसे बोर ना हो, कोई भी आपसे बोर ना हो। आपको अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते रहना चाहिए, आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी हमेशा लाते रहना चाहिए, उसको मौका देते रहना चाहिए कि आपके अंदर कुछ नया आए, कुछ नया आए। हमेशा नया नया कुछ ना कुछ करते रहो। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे को 8 पीरियड की क्लासेस मिलती हैं। उनमें क्या होता है कि हमारे को इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ज्योग्राफी, फिज़िकल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, योगा, म्यूज़िक, ड्राइंग और होम साइंस, ऐसी चीज़ें हम सब करते आए हैं। आजकल तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं गिनवाऊँगी नहीं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। बेसिकली मेरे को कॉन्सेप्ट ये समझाना है आपको कि जब हम इंटरेस्ट को लेकर बात करते हैं, जब वो सारे इंटरेस्ट जो हमने कवर किए थे, जो हमें पता भी नहीं था कि हमको ये करने हैं, लेकिन हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शन थी ड्यू टू कॉलेज स्कूल टाइम टेबल, तो हम उनको करते थे। हमारे ऊपर बाउंडेशन थी तो हम करते थे ना, तो अब हम करेंगे। तो फिर अब उन 8 सब्जेक्ट्स को हमने कैसे कवर करा था, 40 मिनट्स के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप बड़े हो चुके हो तो आप अब अपने आप को ढूंढो कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो चीज़ों की लिस्ट बनाओ। उन लिस्ट में से आप उनमें ढूंढो कि कौन सा काम ऐसा है जो मैं अभी स्टार्ट करना चाहूँ या कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप उन कामों में लिस्ट बनाने के बाद में ये ढूंढो कि ऐसा कौन सा काम है जिससे मैं मनी भी अर्न कर सकूं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जब आपको और एक और चीज़ है, जब आपको लगता है कि आपने लिस्ट बना लिया, अब क्या करूं, अब मैं जॉब कैसे करूं, जॉब ढूंढूं कैसे। आपको मालूम है टेक्निकली इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है ज़माना कि आप कुछ भी करना चाहो ना, कुछ भी, हर काम आपको मार्केट में मिलेगा। चाहे आपको घूमना पसंद है, आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है, किसी को गाइड करना पसंद है, रास्ते दिखाना, सॉल्यूशन करना, सॉलिसिटर बनना, आपको
कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आपको गॉसिप करना अच्छा लगता है, आरजे बन जाओ। आपको स्टोरी सुनाना, स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है ना, कुछ भी उसकी जॉब मिलेगी आपको। जॉब सर्चिंग में आप लगा दो अपने आप को, कुछ भी। आपकी कोई भी एज हो ना, आपकी कोई भी एज हो, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है मार्केट में। आप एक बार उतर के देखो, आप खुद एक इंस्ट्रूमेंट हो बजने के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए बजने के लिए, दूसरों के बजाने के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए बजने के लिए। ऐसा होता है जब एक इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, तो दिल की तरंगे जो होती है ना, वो खिल जाती है। तो जब आप अंदर से खुश होगे ना, तो आपको वो खुशी जस्टिस तक पहुँचाएगी। आपको जस्टिस छोटी सी चीज़ लगेगी। जस्टिस क्या होता है? दिल की तसल्ली, खुशी, मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मैं इस चीज़ का हकदार हूँ। आपको जो बाहर लेने जा रहे हो ना, वो अंदर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने केसेस छोड़ दो। केसेस करने के लिए आपका दिमाग इतना सॉलिड हो जाएगा ना, कि जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो ज़ाया नहीं जाएंगी, वो आपकी पावर बनेगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपका कभी मॉरल डाउन हो ना, संत सिंह मिस्कीन जी का नाम अगर आपने सुना हो, तो वो उन्होंने कथा सुनाई थी। मैं उसको अपने लफ्ज़ों में सुनाती हूँ, अपने तरीके से। एक राजा रानी थे, उनका जो कपल था ना, उनके पास बच्चा नहीं था कोई। तो उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत इलाज भी कराए, बहुत चेकअप करवाए, बहुत सारे जो गुरु होते हैं उनके, जैसे जिनसे वो अपनी सलाह कर सके, महामंत्री हो गए या उनके जो सेनापति हो गए या उनका दरबार हो गया, हर जगह पे उन्होंने बात करके देख लिया इस बारे में कि क्या किया जाए, कोई उपाय तो बताओ। संतों को बुलाकर खाने पे बुला लिया उनको मशवरे कर लिए, हर जगह पे उन्होंने कोशिशें कर ली, मगर उनको कुछ समझ नहीं आया। तो किसी ने उनको, एक मुनि थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अगर आप किसी बच्चे की बलि चढ़ाओगे ना, तो वो बच्चा दूसरा जन्म लेकर आपके घर में पैदा होगा। तो आप अपने नगर में डंका बजवा दो, और कोई ना कोई आपके सामने ज़रूर आएगा अपने बच्चे को बेचने के लिए, फिर आप उस बच्चे की बलि चढ़वा देना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। फिर उन्होंने अपने शहर में डंका बजवाया और ऐलान करा कि जो अपने बच्चे को मुझे बेच देगा, सौंप देगा बलि चढ़ाने के लिए, उससे मैं माला माल कर दूँगा। हो गया, उन्होंने डंका बजवा दिया और एक घर में ये खबर गई, तो उस घर में 4-6 बच्चे थे एक आदमी के, और वो बड़ा गरीब था, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। तो उसने क्या सोचा कि मैं अगर एक बच्चे को राजा को दे देता हूँ, तो मेरे बाकी के 4 बच्चों को या 5 बच्चों को, जितने भी बच्चे थे, वो उनको पालने में मुझे बहुत आसानी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि हामी भर दी, अपने घर में एक बारी सलाह भी करी और हामी भर दी। अब क्या हुआ कि राजा को जब पता चला कि कोई कैंडिडेट आ गया है, तो उन्होंने बड़ा खुश होके तैयारी करना शुरू कर दिया बलि चढ़ाने की। अब वो बच्चे को लाया गया, बच्चे को नहलाया गया, उसे खिलाया पिलाया गया, उसको हार पहनाए गए। जैसे बकरे को जब बलि चढ़ाते हैं तो उसको हार पहनाते हैं ना, तो उस तरीके से उस बच्चे को हार पहनाया गया। जब हार पहनाया गया तो उससे पूछा गया, क्या बेटा तुम्हें कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, क्योंकि हम तुम्हारी बलि चढ़ाने जा रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मुझे आप एक समंदर है, उसके पास ले चलो। राजा ने कहा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ले चलते हैं। राजा उसे लेकर गया। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर राजा ने क्या देखा नज़ारा, कि उस बच्चे ने रेत के पास जाकर 4 ढेरियाँ बनाई, 4 ढेरियाँ बनाई, और एक को गिरा दिया, दूसरे को गिरा दिया, तीसरे को गिरा दिया, और चौथे को बने रहने दिया। और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उसने कुछ कहा, और फिर राजा की तरफ लौट कर वापस आ गया। जब राजा की तरफ वापस आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। राजा भी बड़ा भावुक हो गया।
लेकिन राजा सोच रहा था कि मैं इसे पूछूं कि ना पूछूं। फिर राजा से रहा नहीं गया। फिर राजा ने उससे पूछा कि बेटा, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, ये सुन के तो तुम नहीं रोए थे, मगर अभी तुम रो रहे हो, और तुमने यहाँ आके क्या किया, कुछ मुझे समझ नहीं आया, क्या हुआ ये। तो उस बच्चे ने मालूम है क्या कहा? मैं जब भी ये बात किसी को बताती ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। उस बच्चे ने कहा कि जो पहली डेयरी थी ना, वो मेरे माँ बाप की थी, जिन्होंने तुम्हारे को मुझे बेच दिया। वो डेयरी जिस पर मैं डिपेंड था, मुझे लगता था ये मुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद ही मुझे बेच दिया। उसके बाद जो दूसरी डेयरी थी, वो थी समाज की। जब राजा ने डंका बजवाया, मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया, तो समाज में मेरे पड़ोसी भी थे, मेरे गांव वाले भी थे, किसी ने भी मुझे आके नहीं बचाया, किसी ने भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। और जो तीसरी जड़ी थी ना, उसने कहा कि राजा जी, वो आपकी थी, आपकी थी। क्यों? क्योंकि आप हमारे पालनहार हो। आपका फ़र्ज़ था अपनी जनता को बचाना, उसका ख्याल रखना। जब राजा ही कातिल हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो उसने कहा, इसीलिए मैंने माँ बाप की ढेरी भी गिरा दी, समाज की ढेरी भी गिरा दी, और आपकी ढेरी भी गिरा दी। और फिर चुप हो गया वो बच्चा। फिर राजा ने पूछा कि वो चौथी ढेरी किसकी थी, वो तुमने क्यों नहीं गिराई? उसने कहा कि वो रब की थी, वो नहीं गिराऊंगा मैं, वो नहीं गिराऊंगा मैं, क्योंकि रब पे भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे जिन माँ बाप ने बेचा था ना, मुझे उन्हीं ने समझाया था कि रब की ढेरी कभी नहीं गिरानी, और मैं नहीं गिराऊंगा, मैं कभी नहीं गिराऊंगा। मुझे अपने रब पे बहुत भरोसा, रब पे भरोसा हमेशा करना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप सही ट्रैक पे हो, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। आपको अपने ट्रैक को मजबूत करना चाहिए। इस स्टोरी में भी मालूम है क्या हुआ फिर? इस स्टोरी में वो जो बच्चा था ना, उस बच्चे ने जब चौथी ढेरी नहीं गिराई ना, तो राजा बहुत खुश हुआ, उसे ब्लेस फील हुआ। उसने कहा कि जब मैं तुम्हें बलि चढ़ा दूंगा, तुम मर जाओगे, फिर तुम पैदा होके मेरे घर आओगे। तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हें मारूंगा? मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम तो हो ही इतने प्यारे। हो सकता है कि मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम मुझे ना मिलो। मैं ऐसा मौका क्यों गवाऊँ? इतने अच्छे बच्चे को मैं कैसे छोड़ दूँ? कभी नहीं। उस बच्चे को उस राजा ने गले से लगाया और बोला कि आज से तुम ही मेरी औलाद हो, तुम ही मेरे बच्चे हो। जिन माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, जिस समाज ने तुम्हें छोड़ दिया, उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम राजकुमार हो। उस बच्चे ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर क्या बोला? हे परमात्मा, मुझे पता था तू है, मुझे पता था तू है। वही होता है, जिसको जस्टिस चाहिए होता है ना, उसे जस्टिस मिलता है। जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ये सच है, ये सच है, यकीन जानो, ये सच है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।